हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी वरुण मतलानी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से स्लैट के एक कंपोनेंट दैट इज वैट राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने पिछले वीडियो पे काफी सपोर्ट किया। नहीं तो मुझे लगा था काफी सारे कमेंट्स आएंगे नेगेटिवली, बट काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए एंड रियली थैंक यू फॉर दैट। दो बात उसके बाद आई बिगिन माय टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने कहा था कि टीसीएस आयन या मर्सर के सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे, सो इट इज नाउ क्लैरिफाइड कि टीसीएस आयन का एक प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाने वाला है। और दूसरी हमने ये बात की थी कि 120 मिनट्स का टेस्ट है जिसमें से 90 क्वेश्चंस होंगे और वैट होगा। तो एक्चुअल में 90 मिनट्स का जो 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको 90 मिनट्स में करने हैं, और 11 o'clock टू 11:30 AM जो है, जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होंगे उसमें आपको वैट देना है। तो 90 मिनट्स में आपका वो कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट आपको वैट ही लिखना है। आई वुड जस्ट रिएटरेट, सबको पता ही होगा, लेकिन पहले ये हुआ करता था, सॉरी, पहले ये हुआ करता था कि अगर आप पास करेंगे स्लैट को तो उसके बाद आप वैट और पीआई देने पुणे जाते हैं, लेकिन अब सबको ही वैट लिखना है। अगर आपके 90 क्वेश्चंस वाला जो टेस्ट है, जो स्लैट जिसको हम कहेंगे, वो जैसे ही अगर आप कट ऑफ कर जाते हैं, कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, तो आपका वैट पढ़ा जाएगा। अगर आप नहीं करते तो आपका वैट नहीं पढ़ा जाएगा। दैट इज व्हाट दे हैव रिटन। और सेम प्रॉक्टरिंग मेथड में इसको यूज किया जाना चाहिए और इसको आपको टाइप करना होगा, राइट। इसमें काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कहा कितने वर्ड लिमिट होगी, तो 200 to 250 वर्ड्स का एवरेज सभी ने सेम दिया है। पास्ट ईयर मैंने कई सारे एसएलएस पुणे के स्टूडेंट से बात की इस वीडियो के लिए, इसलिए थोड़ा डिले भी हो गया। और उन्होंने उनसे पूछा कि उनके टाइम पे क्या टॉपिक्स थे वैट के लिए। तो उन्होंने 6 से 7 टॉपिक्स मैंने कलेक्ट किया और ये आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिखेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे इनमें टॉपिक्स हैं सबरीमाला, आरटीआई, तो ये सारे टॉपिक्स तब के टाइम पे कंटेम्पररी थे, तब ये टॉपिक्स काफी न्यूज में थे। तो वैसे ही टॉपिक्स आने वाले हैं जो अभी के न्यूज में है, तो इसलिए मैंने भी एक लिस्ट प्रिपेयर की है। काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी शायद लिस्ट प्रिपेयर की है, सो आपको जिससे भी कंफर्टेबल लगे आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक WAT दैट इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट को रखने का ऑब्जेक्टिव क्या और ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सो सबसे पहले एक लाइव था एक दूसरे इंस्टीट्यूट का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप चीटिंग करके एसएलएस पुणे तो नहीं पहुंच सकते। तो कहीं ना कहीं आई वुड एग्री ऑन दैट कि अगर आप कोई चीटिंग करता भी है, कुछ भी होता भी है, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वैट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अनडाउटेडली। तो दो ऑब्जेक्टिव्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो राइटिंग, आर्टिकुलेशन, थिंकिंग प्रोसेस, नॉलेज, फैक्ट फाइंडिंग, इन सबको मैं एक कंपोनेंट रखता हूं। और दूसरी बात है लीगल लाइन ऑफ थिंकिंग, जिसको मैं काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं, और जो मैंने इतने क्लैट एस्पिरेंट से बात करते हुए या जो स्लैट एस्पिरेंट से बात करते हुए देखा कि ये लीगल लाइन ऑफ थिंकिंग जो है काफी मिसिंग है। कंटेम्पररी टॉपिक्स और जो लेटेस्ट टॉपिक्स थे उनमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके इमोशंस और जो लॉ है वो शायद सपोर्ट ना भी करता हो। तो इसको भी मैं आपको आगे एग्जांपल से बताऊंगा। तो इसमें दो हिंड्रेंसेस आ सकती हैं कि पहले तो आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक है क्या, टॉपिक कह क्या रहा है, ठीक है। सो उसमें आप कुछ भी कर नहीं सकते, आप चीटिंग भी नहीं कर, आप यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो ये एग्जांपल मैं दूंगा, एक्सेलरा इंस्टीट्यूट की भी वैट होते हैं। तो उन्होंने एक टॉपिक दिया था एगैलिटेरियन इंडिया। तो एगैलिटेरियन इंडिया पे, और वो तो एमबीए लेवल का टेस्ट है, तो उसमें 800,000 वर्ड्स 2-3 पेज लिखने होते हैं। तो एगैलिटेरियन इंडिया अगर आप जानते ही नहीं हो क्या है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, इंडिया में ईगल्स हैं, डाइक्लोफेनिक से मर जाते हैं। पर एगैलिटेरियन इंडिया इज अ प्रिंसिपल दैट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, राइट। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे इवॉल्व हुआ था, पॉलिटिकल प्रिंसिपल है। तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, और आपको ही पता है कि वो ईगल वाला चीज रॉन्ग है, लेकिन अब आप लिखोगे क्या उसमें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो। इसको लीगलीज कहते हैं, लीगल जार्गन्स, लीगल टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता हो तो काफी अच्छा रहेगा, आप यूज करें तो भी काफी अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि आप जब ऑनलाइन टाइप कर रहे हैं तो पढ़ने वाला भी ऑनलाइन ही देख रहा है, इन द सेंस पढ़ने वाला भी अपने स्क्रीन पे देख रहा है, जो कि शायद अगर कोई सीनियर लेवल का हो या कोई एक मिड सीनियर लेवल में भी हो, तो उसकी उतनी अच्छी हैबिट नहीं होगी सब ऑनलाइन करने की। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि उनकी ऑनलाइन इतना अच्छे से नहीं हो पाती है चीजें। टेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑनलाइन पढ़ना भी काफी मुश्किल लगता है लोगों को। तो जब आप ही को मुश्किल लगता है तो उनके लिए तो काफी हार्ड होगा ये सब इवेल्युएट करना। तो डोंट मेक लाइफ हार्डर फॉर देम। और दूसरी बात जो हमने की, लीगल लाइन ऑफ थिंकिंग मिसिंग होना। तो अब मैं आपको आपके स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3 स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें मैंने करीब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो अभी इस टाइम पे काफी रिलेवेंट होंगे। सो यू कैन सी देम नाउ।
अब जैसे आपने देखा जो अगले ये जो 30 टॉपिक्स थे, इनमें से काफी सारे 30 काफी ज्यादा नंबर लगता है, लेकिन मैंने इंटरलिंक टॉपिक्स रखे हैं, ठीक है। तो जैसे दिशा केस और हैदराबाद एनकाउंटर केस जो है वो सिमिलर है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो टाइटल्स अलग आ सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से टाइटल्स भी लिख रखे हैं। तो आप जब रिसर्च करने जाओगे तो आप बस इनको ज्वाइन द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स कर सकते हो आसानी से, एंड इट वुड बी वेरी इजी। तो रिसर्च कैसे करनी है और इनमें लिखना कैसे, वो हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीगल लाइन ऑफ थिंकिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हैदराबाद केस से। अब मैं जब ये केस हुआ था कुछ टाइम पहले, तो काफी जो लोगों से बात हुई तो यही था कि काफी अच्छा हुआ कि 4 लोगों को मार दिया, एंड इट्स वेरी गुड कि पुलिस ने जो है कर लिया। अब आप जब ये कहते हो, और वो उनमें से काफी लोग क्लैट स्लैट एस्पिरेंट्स थे, जब आप ये कहते हो कि अच्छा हुआ, तो आप ये मानते हो कि रूल बाय लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और दूसरी बात आप ये मानते, और दूसरी बात जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको कंडेम किया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको काफी कंडेम किया कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, एक केस है, इसकी गाइडलाइंस है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप इमोशनली थिंक, अगर आप अपने आप से सोच करके कुछ बोलते हैं, तो शायद या शायद नहीं आप लॉ को मैच कर जाएं। लेकिन अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाएं, तो आप एक लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, लॉ स्कूल में जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा काफी डिफिकल्ट होगा आपको सिलेक्ट करना एक यूनिवर्सिटी में जहां पे अगर आप ऐसा ब्लंडर कर जाएं कि अच्छा हुआ, या आप ये कह दें कि, क्योंकि देखो अच्छा हुआ इन द सेंस कि अगर आप ऐसा कुछ भी इस फेवर में लिख देते हैं कि इट वाज गुड, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इस फर्स्ट प्रिंसिपल को ही वायलेट कर देते हैं। तो आपको वो लॉ स्कूल में एडमिशन देने काफी मुश्किल है। मतलब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो दे ही देंगे, लेकिन इन द सेंस इट्स समवेयर यू आर क्रिएटिंग हैफेजर्डस वे फॉर देम। तो इसलिए आप ऐसा डोंट गो अगेंस्ट द लॉ, और अननोइंगली या नोइंगली अपने इमोशंस के हिसाब से ना जाए। क्योंकि मैंने इसी केस का एग्जांपल लिया क्योंकि काफी लोग इसके अगेंस्ट बोले थे, राइट। तो और दूसरी चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को अगर आप डाउनलोड करके पढ़ें, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आधार वर्डिक्ट पढ़ रहा था, और उसमें जस्टिस अरुण मिश्रा आई गेस ने काफी एक अच्छी जजमेंट दी है कि काफी अच्छा उन्होंने कोट लिखा है कि यूनिकनेस इज एम्बेडेड इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस and you need to be unique, because if you are the best you will become number one, but if you are unique you will become the only one। तो ऐसे जजमेंट्स को अगर आप कोट करें तो काफी आई गेस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और आप एक एज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी तो आर्टिकुलेशन, वोकैबुलरी, ये सब करना 15 दिन में काफी मुश्किल है। लेकिन अब बात आती है 15 दिन में हम ये 30 टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए उनको कवर कैसे करें। तो एक्चुअल में 30 नहीं है, मैंने जैसे बताया कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी है, लेकिन इसको कवर कैसे किया जाए। तो मेरे हिसाब से आप द प्रिंट, क्विंट, द वायर और द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, द हिंदू, इन सब न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही इनको सर्च करें, इनके एप्स डाउनलोड करके इन टॉपिक्स को आप सर्च आउट करें, और उसके बाद आप ओपिनियंस निकालें। इन ओपिनियंस को आप डिस्कस कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, और राइट पॉइंट पे जाएं, और टेक्निकली हर एक ओपिनियन के पॉइंट को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात जो सिम्बासिस ने कहा कि आप एक पेन और पेपर अपने साथ, पेंसिल और पेपर टू बी प्रिसाइज, अपने साथ हमेशा रख सकते हैं रफ वर्क के लिए। तो अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लीगल पॉइंट्स भी उन पेपर के पीछे आगे रख देंगे तो आई डोंट थिंक दे कैन इवन फाइंड आउट। लेकिन अगेन हम चीटिंग के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो ये 30 टॉपिक्स को आप इन सोर्सेज से कवर कर सकते हैं, दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। दूसरी बात ये रहती है कि आप इनके बारे में अपना ओपिनियन दे, लेकिन अगर आप कुछ कोट कर रहे हैं, कुछ अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था जो आपको याद आ जाता है, तो आप कोट करने बेटर रहेगा। नहीं तो प्लेजरिज्म एक बहुत ही इट कैन बी सीन एज प्लेजरिज्म एज वेल। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ चुके हैं तो सिर्फ कोट कर दीजिए कि आपने यहाँ से पढ़ा था और आपको कर देना चाहिए। और दूसरी बात, आप थोड़े से डिफरेंशिएटेड ओपिनियंस के बारे में भी पढ़े। जैसे अयोध्या राम मंदिर वर्डिक्ट है, तो उसमें एक जनरल ओपिनियन तो यही है कि आर्टिकल 142 यूज हुआ, ये टेक्निकल पॉइंट्स है, सब कुछ है। लेकिन क्या आप थोड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट भी पढ़ सकते हैं? क्या आप एक डेविल्स एडवोकेट बन के भी सोच सकते हैं? तो आप एक आधा हम्बली जो है पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अयोध्या राम वर्डिक्ट की मैं बात कर रहा था, उसमें यही था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्रोबेबिलिटी करके एक है, आई गेस आई एम रॉन्ग, आई विल जस्ट करेक्ट इट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कोर्ट ने वायलेट किया, ऐसा कई सारे ज्यूरिस्ट्स का ओपिनियन था। तो एक बहुत जो हाई लेवल के ज्यूरिस्ट्स हैं, आप उनका ओपिनियन पढ़ सकते हैं, उसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे थोड़े डिफरेंशिएटेड पॉइंट जो आपके कंपटीटर शायद नहीं लिस्ट डाउन करें, आप उन सब पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बट अगेन आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो अगेंस्ट द
कोर्ट या ऐसा कुछ भी ना करें आप। दूसरी मैं ये बात कहूंगा कि राइटिंग आप कैसे, मेरे हिसाब से आप बहुत ही सिंपल राइटिंग जो है उससे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर्स अगर आपकी चेक करेंगे, मिड सीनियर या जो चेक करेंगे, जो इन्विजिलेटर्स होंगे, जो इवेल्युएटर्स होंगे, वो काफी आई गेस पढ़े लिखे तो होंगे ही जो इस पोजीशन पे आए हैं। सो इसलिए आप सिंपल लैंग्वेज भी लिखेंगे तो वो समझ जाएंगे। आप ज्यादा घणे चौधरी बनने की जरूरत नहीं है वहां पे बहुत वर्बोस लैंग्वेज लिखने की, क्योंकि ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने प्रिटेंशियस हो। ये भी एक पॉइंट कहा गया था, काफी अच्छा लगा, मैंने कहीं और पढ़ा था कि प्रिटेंशियस ना बने। और एक्सट्रीमिज्म भी मुझे लगता है कि आप ज्यादा ना यूज करें। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, क्योंकि एक टाइपिंग टेस्ट है, मुझे लगता है कि आपको शायद रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एडिटर नहीं मिलेगा, आपको एक कस्टमाइज्ड एडिटर मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आप बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग ये सब शायद आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन वो तो हमें 24th को मॉक टेस्ट में पता चल ही जाएगा। एनीवेज, अगर आप टाइपिंग करने वाले हैं तो मैं कहूंगा कि आप टाइपिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। लॉकडाउन में काफी लोगों की हो ही चुकी होगी आई गेस, लेकिन फिर भी नहीं हुई है तो आप वर्ड पे खोल के थोड़ा सा लिख भी लें, क्योंकि फिर कई बार तो ऐसा होता है। एक बार मुझे पता चला, एक राइटिंग का कुछ टेस्ट था एंड देन वन ऑफ द कीज ऑफ माई कीबोर्ड इटसेल्फ वाज नॉट वर्किंग, जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था अपने दूसरे लैपटॉप पे मैं जब काम कर रहा था। तो वो सब भी आप अश्योर्ड गारंटीड रखें कि सब काम कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखें। दूसरी बात जो है, ग्रामर पे आप बिल्कुल ही ध्यान दें, क्योंकि ग्रामर भी अगर गंदी होती है तो बिल्कुल पता चल जाता है, ऑन द फेस ऑफ इट पता चलता है वो तो। और वो क्या, और जो आपका राइटिंग के समय कई बार आप गलत वोकैबुलरी, मतलब इन द सेंस की स्पेलिंग एरर कर जाते हैं, लेकिन इस बार आपको जो है स्पेलिंग एरर जो होगा मेरे हिसाब से नहीं पता चलेगा कि आपने स्पेलिंग एरर किया है, वो रेड अंडरलाइनिंग नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो अगर वो, उस पर आप ध्यान रख सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड पे आप थोड़ा सा काम करें, क्योंकि आई गेस 30 मिनट वैसे बहुत है आपको 200-250 वर्ड लिखने हैं तो, लेकिन क्योंकि थिंकिंग में भी टाइम जाएगा और इसके बाद टाइपिंग में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, तो ये छोटी बातें कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने बिल्कुल ही टाइपिंग कभी से ज्यादा एक्सटेंसिवली ना किया हो। और लास्ट में अगर आपको कुछ और सोर्सेज की बात करूं तो करियर लॉन्चर का शायद एक प्रोग्राम है स्पॉटलाइट, जो भी पूरा प्लेजराइज्ड है, पर फिर भी अगर उन्होंने एक दो जगह से इकट्ठा करके आपको दिया है इन्फॉर्मेशन, काफी ठीक है। अगर आप वो उसको फॉलो करें, उसके लीगल टॉपिक्स देखें तो उनमें भी काफी ओपिनियंस दिए हैं। नहीं तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का भी मैंने देखा, उन्होंने भी एक शायद टेलीग्राम पे कुछ पब्लिश किया था, वो भी काफी अच्छा है। उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लीगल वाले, मेरे हिसाब से स्लैट में सिर्फ लीगल टॉपिक्स ही पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से अगेन। सो दैट इज वन थिंग। और उसके बाद आप जो है जब आप ये सब इनको रिसर्च करें तो आप यूपीएससी लेवल का थोड़ा सा ओपिनियनेटेड रिसर्च देख सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक जो आपको लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप यूपीएससी के लेवल का थोड़ा रिसर्च करें। तो मेंस, जो यूपीएससी मेंस होता है, उसमें ओपिनियन मांगा जाता है, राइट? तो अगर वो काफी यूपीएससी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ओपिनियंस बना के रखे हो तो उनका आप एक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वही एक और चीज ये कहूंगा कि जब आप नोट्स वोट्स बनाए तो एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज ना यूज करें, क्योंकि सेम लैंग्वेज यूज करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे भी नहीं, पर यही पेडागोजी फॉलो करेंगे और उसके बाद सेम लैंग्वेज यूज हो जाएगी। सो सेम लैंग्वेज सब यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा डिफरेंशिएटेड रखें अपने आर्टिकल को। दूसरे कुछ इश्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं, बेसिकली आई गेस फॉर दैट मैं इतना ही कहूंगा, लेकिन कुछ इश्यूज जो मुझे लोगों ने टेलीग्राम के और पिछले वीडियो पे और ईमेल आए थे, तो यही था कि अगर हम जम्मू कश्मीर से हैं तो वहां पे इंटरनेट स्पीड का क्या होगा। तो वही बात है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, एक कंसर्न को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई जम्मू कश्मीर से लिख रहा है और आप अपने वेबसाइट पे लिखते हैं कि 5 MBPS की अनइंटरप्टेड इंटरनेट स्पीड चाहिए, तो फिर वो कोई कैसे जम्मू कश्मीर से दे सकता है? कई पार्ट्स ऑफ कंट्री से कैसे हो सकता है? तो अगर ऐसे लोगों जिन्होंने फॉर्म भरा है और अब वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्या उनको आप रिफंड करेंगे? ये सारे सोल्यूशंस के बारे में आपको सोचना था, लेकिन सिम्बायोसिस ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात जो कही गई, जो जिसके बाद मैंने कहा था चीटिंग हो सकती है, लेकिन सिम्बायोसिस ने इतना अच्छा सोल्यूशन बनाया है कि चीटिंग नहीं हो सकती है। तो उनका सोल्यूशन ये रहा कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख दिया है कि प्लीज बी एथिकल एंड डू नॉट चीट। तो इसको पढ़ने के बाद कोई चीटिंग नहीं करेगा, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड। तो चीटिंग नहीं होने वाली है। और तीसरा इशू ये था कि खुद बोल रहे हैं कि आप अपना मोबाइल फोन अपने पास रखिए, अपने पेपर पेन ये सब अपने पास रखें, और प्रॉक्टरिंग होगी और बायो ब्रेक्स अलाउड नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी तो आई गेस इट वुड गो वेल फॉर whoever want to do it well. It's a pretty easy examination, so don't worry. I guess in Professor Mustafa's terms, just chill.